हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अमर रावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो किसी भी कोर्स से रिलेटेड है, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट, बिहार बिजली विभाग, बिहार लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, या EMRS अकाउंटेंट, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट डेली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाकी आज की जो क्लास है वो आपकी है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस मतलब पूंजीगत लाभ से है, ठीक है। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका इनकम टैक्स का, ठीक है। इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इनकम के जो आपके 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी जो आपका सेक्शन 15 से 21 तक मेंशन है। फिर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 टू 27। फिर सेक्शन आप इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन सेक्शन 28 से आपका स्टार्ट है, 44 तक जा रहा है, 44 तक। फिर आपका जो फोर्थ हेड है इनकम का वो है आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस, ठीक है। आपको अपनी कैपिटल गेन मतलब कैपिटल एसेट से जो भी आपको प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेंस माना जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है आपको, ठीक है। और ये भी आपकी इनकम का सोर्स है और इस पर भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके इनकम टैक्स का, ओके। इससे भी बहुत सारी थियोरी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी डेली बेसिस पे करते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट कॉमर्स तभी टच करते हैं जब उनका एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम नहीं रहता है तो पढ़ते भी नहीं है कॉमर्स को, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी आज की क्लास आप सबकी इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम MCQ क्वेश्चन देखेंगे कैपिटल गेन से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, लाइक जैसे अगर जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं तैयारी करना चाहते हैं, तो बैच पूरी तरीके से चल रहा है। सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस चल रही है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस के साथ आपको ये क्लास मिल रही है। डेली बेसिस पे क्लास, लेक्चर, न्यूमेरिकल्स, मॉक टेस्ट वगैरह आपको इस बैच में आपको मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के हैं, आपकी भी क्लासेस चल रही है। आप भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप दोनों लोगों का एग्ज़ाम जो है बिजली विभाग का सितंबर के फर्स्ट वीक में है, और जितने भी स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के, आपके भी एग्ज़ाम लगभग, अभी इधर तो एग्ज़ाम डेट बताया नहीं गया, लेकिन जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी बिहार लेखपाल वाले, आपका एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, जल्दी आप लोग के एग्ज़ाम के अपडेट जल्दी ही आ जाएंगे। तो अगर आप सभी लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके इस बैच से जुड़ सकते हैं आप, ओके। कोई भी क्वेरी है अगर कोर्स से रिलेटेड, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है कैपिटल गेन से रिलेटेड। तो चलिए यहाँ पे आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पूंजीगत परिसंपत्ति। टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज पूंजीगत परिसंपत्ति में सभी परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं है सिवाय, मतलब कह रहा है कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, मतलब आपका जो कैपिटल एसेट्स है एक्सक्लूडिंग ऑल, मतलब सभी शामिल नहीं है, लेकिन एक को छोड़कर सभी शामिल नहीं है कैपिटल एसेट्स में। तो वो होगा क्या? सबसे पहले जानिए ये कैपिटल एसेट्स होता क्या है। कैपिटल मतलब आपकी पूंजी, आपने जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी रुपए पैसे, वो आपका कैपिटल होता है, आपके बिजनेस को रन कराता है। बिजनेस के ब्लड, जैसे हमारे शरीर में ब्लड रहता है जो, तभी हम चल फिर पाते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में ब्लड ना हो तो कोई भी पर्सन चल नहीं पाएगा, वैसे बिजनेस के लिए आपके पास कैपिटल होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है दूसरा कि एसेट्स क्या होता है। तो एसेट्स मतलब हमारी संपत्ति, हमारी प्रॉपर्टी, जैसे हमारा लैंड हो गया, हमारी बिल्डिंग हो गई, हमारे व्हीकल्स हो गए, हमारा मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, हमारी गुडविल हो गई, हमारा ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ठीक है। तो ये सभी बॉन्ड्स हो गया, सिक्योरिटीज़ हो गया, ये सभी हमारे क्या है, हमारे एसेट्स है। क्या है हमारे एसेट्स? एसेट दो तरीके के होते हैं। एक होता है टेंजिबल, जिसे हम मूर्त संपत्तियाँ कहते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, दे सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सभी हमारे मूर्त संपत्तियाँ हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, हमारी गुडविल हो गई, ये सभी हमारे एसेट्स हैं, हमें इनकम जनरेट करके दे रहा है। और तो ये हमारे एसेट्स है, ये हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। समझ में आया?
तो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स है। तो एसेट्स आपके कौन कौन से हो गए, आपके टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, और भी होता है जैसे अगर बेस के आधार पे हम बात करें तो करंट एसेट्स, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जैसे जो मतलब हमारे हो गए क्या, हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सभी हमारे फिक्स एसेट्स हैं जिनको हम इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और करंट एसेट लंबे समय तक हम यूज़ करते हैं, फिक्स एसेट्स हमारे होते हैं। और करंट एसेट जिन्हें हम बेच कर 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश हमारा करंट एसेट्स है, ठीक है। और भी जैसे हमारे करंट एसेट जैसे हमारा हो गया क्या, जैसे हमारा स्टॉक जो है वो हमारा करंट एसेट्स है, जिस माल का मैं व्यवसाय कर रहा हूँ हमारा करंट एसेट्स है, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह हो गया, मतलब जिसको हम नियर फ्यूचर में बेच देंगे, ठीक है, बेच देंगे तो वो हमारे करंट एसेट्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल एसेट्स क्या होता है। तो कैपिटल एसेट्स लाइक आपका लैंड, बिल्डिंग, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, स्टॉक आपका ये हो गया, अरे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, ये सभी बॉन्ड हो गया, सिक्योरिटीज़ आपकी, ये सभी आपके कैपिटल एसेट्स होते हैं। देखिए चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैपिटल एसेट्स एक्सक्लूड्स ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, मतलब कह रहा है कि जो हमारा कैपिटल एसेट्स है ये सभी ऑप्शन में कोई भी कैपिटल एसेट्स नहीं है सिवाय एक को छोड़कर। तो इसको ऑप्शन से हम देखेंगे, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जो भी स्टॉक मैं अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, अपने व्यापार में यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है क्योंकि ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है, ये हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है क्योंकि मैं इसे बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ और इनकम जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। पर्सनल इफेक्ट, मतलब पर्सनल मैं अपने निजी संपत्ति, जैसे मेरा हो गया, मेरे घर का फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, मेरा व्हीकल्स हो गया, जिनको मैं अपने पर्सनल यूज़ के, पर्सनल लाइफ में मैं अपना यूज़ कर रहा हूँ, मेरी निजी संपत्ति है, तो ये हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, ठीक है। आभूषण, ज्वेलरी, ये हमारा कैपिटल एसेट्स है। क्यों है, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह क्या है कि आज अगर हमने रखा, खरीद लिया ज्वेलरी, 2 साल 3 साल 4 साल बाद अगर हम उसे बेचेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमें होगा, उससे हमें कैपिटल गेन होगा और वो कैपिटल गेंस, ठीक है, कैपिटल गेंस होगा और उस इनकम पे टैक्स लगेगा, वो इनकम टैक्सेबल होगी, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल एसेट्स है। बाकी रूरल आपका एग्रीकल्चर लैंड, गांव में मेरी अगर कृषि वाली ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही इसी की जगह अगर शहर में मेरा ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर होता है, इसी की जगह अर्बन, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड अगर मेरा होता है, शहर में मेरी कृषि भूमि होती, तो वो हमारा कैपिटल एसेट्स माना जाता, ठीक है। कैपिटल एसेट्स मतलब जिसको हम बेच कर 2 साल 3 साल बाद, जैसे कैपिटल एसेट 2 तरीके के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होता है। जैसे अगर मैं 3 साल के अंदर अगर मैं मतलब कैपिटल एसेट जिनको हम बेच कर नियर फ्यूचर में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है, लाभ कमा सकते हैं, तो हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं। समझ में आया। देखिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अगर शहर में आपकी ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसे कैपिटल एसेट्स माना गया है। और बहुत सारे इसमें टर्म एंड कंडीशन है, ठीक है, वो आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा, अभी बस इतना आप जानिए, ओके। तो ये होता है आपका, तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर है, आभूषण, ज्वेलरी वगैरह, ये आपकी कैपिटल एसेट्स आपकी होती है। आपको नियर फ्यूचर में अगर आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट अर्न कराएगा, ठीक है। देखिए इसको डिटेल में देखिए, जैसे भारत में अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कह रहा है कि पूंजीगत संपत्ति जो होती है, मतलब कैपिटल एसेट जो वर्ड है, ये एक ऐसी संपत्ति के बिक्री या हस्तांतरण से होने वाले लाभ या हानि के कराधान के उपचार से निर्धारित करता है। मतलब जो कैपिटल एसेट्स वर्ड है, ठीक है, अगर मेरी एसेट्स है उसको अगर मैं बेच रहा हूँ या उसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जैसे मेरा लैंड है अगर मैं उसको बेच रहा हूँ, ठीक है, किसी के नाम पे मैं रजिस्ट्री करा रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो मैं ज़मीन बेचने से, जैसे मैंने 10 लाख का ज़मीन है, 20 लाख में मैंने बेचा, तो जाहिर सी बात है 10 लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो ज़मीन तो मेरा कैपिटल एसेट्स होगा क्योंकि मुझे 10 लाख ही प्रॉफिट गेन करके दिया है, ठीक है, प्रॉफिट मैंने अर्न किया है, ठीक है। तो यही है और ये टैक्सेबल आपका होता है। तो पूंजीगत संपत्तियों के बारे में अगर हम बात करें और भी डिटेल में देखिए, जितना डिटेल में देखेंगे उतना डाउट क्लियर होगा। जैसे आयकर अधिनियम में पूंजी संपत्ति को करदाता द्वारा रखी गई किसी भी प्रकार की संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो।
कैपिटल एसेट्स कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस से ना जुड़ा होना चाहिए, बिजनेस से जुड़ा है तब भी वो आपका कैपिटल एसेट्स है, नहीं जुड़ा है तब भी कैपिटल एसेट्स है। जैसे आप बिजनेस में अपने जो मशीनरी यूज़ करते हैं कैपिटल एसेट्स ही आपका, ठीक है। फर्नीचर जो यूज़ करते हैं कैपिटल एसेट्स है, जिस बिल्डिंग में आप बिजनेस कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स ही आपका, ठीक है, तो वो आपका कैपिटल एसेट्स है। ओके, जैसे यहाँ पे और भी डिटेल में देखते हैं, जैसे भूमि, जैसे आपका हो गया क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, और भी एनी राइट्स आपके हो गए अटैच टू डैम, कोई भी राइट्स अधिकार आपसे जुड़े हैं, ये सभी आपके क्या है कैपिटल एसेट्स है। जैसे आपका क्या हो गया मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट्स है, आपके व्हीकल्स कैपिटल एसेट्स है, मशीनरी कैपिटल एसेट्स है, फर्नीचर आपकी कैपिटल एसेट्स है, तो ये सभी आपके हैं। जैसे और भी अगर हम बात करें तो लीज होल्ड राइट्स, जैसे आपका ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, किराएदारी, जैसे अगर रॉयल्टी वगैरह आप पा रहे हैं, जैसे आपके पास कोयले की खान है उसे आपने रॉयल्टी पे दे रखा है, तो कुछ भी रॉयल्टी का जो भी अमाउंट मिल रहा है वो आपका कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। और आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं, अगर आपने अपनी बिल्डिंग को रॉयल्टी पे दे रखा है, उसमें कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन आपको रॉयल्टी मिल रहा है, अधिकार शुल्क आपको मिल रहा है, तो वो आपका क्या है कैपिटल एसेट्स है। समझ में आया आपको? तो कुछ संपत्तियों को विशेष रूप से पूंजीगत संपत्ति से बाहर रखा गया है। अब मैंने जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है, मैंने कहा कि स्टॉक आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है, पर्सनल यूज़ जो आप कर रहे हैं वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बाकी ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट्स है। अब कौन सा नहीं है इसको ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे जो स्टॉक है ये आप अपने बिजनेस के पर्पज़ से आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में आप यूज़ कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। व्यवसाय या पैसे के उद्देश्य से अगर आप कोई भी मतलब कंज्यूमेबल स्टोर करके रखते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ कर स्टोर करके रखते हैं, तो वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। जैसे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कपड़े जो आप पहनते हैं, फर्नीचर जो आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें, जैसे पर्सनल अगर आप अपनी बाइक है जो आपकी पर्सनल है तो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक है। समझ में आया आपको? तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए जितना भी मैं बता रहा हूँ सब डिटेल में बता रहा हूँ, बस ध्यान से देखते जाइए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है। देखिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 42A ये क्या कहता है? कहता है कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति माना जाएगा यदि उन्हें अधिक अवधि के लिए रखा जाता है। कह रहा है इन द टर्म ऑफ सेक्शन 242A, सेक्शन 242A के अकॉर्डिंग जो आपका लिस्टेड जो सिक्योरिटीज़ हैं, आपके जो सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें हम लॉन्ग टर्म एसेट्स मान सकते हैं, ठीक है, या माना जाता है अगर उनको होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, कितने पीरियड तक होल्ड करके रखते हैं। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है जितने भी स्टूडेंट कोर्स ज्वाइन किए हुए, देखिए 3 साल से अधिक समय तक, 3 साल से अधिक समय तक किसी भी एसेट्स को, ठीक है, अगर आप अपने पास मतलब रखने के बाद उसे आप ट्रांसफ़र करते हैं, उसे आप क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो उसके ट्रांसफ़र से जितनी भी इनकम होगी वो आपकी क्या होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होगा। या 3 साल से अधिक समय तक अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को अपने पास रखते हैं, अपने पास होल्ड करके रखते हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपका होगा। समझ में आया? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपका होगा। जैसे आपने 10 लाख रुपए फिक्स कर दिया ले जाके LIC में, फिक्स कर दिया, कोई छूना उना नहीं है, फिक्स कर दिया, 10 साल तक रखा है, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा फिक्स भी है और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, आपकी इनकम भी जनरेट हो रही है, ठीक है, ये हो गया। जैसे कोई ज़मीन है जिसे आप 3 साल 4 साल तक होल्ड करके रखते हैं फिर बेचते हैं, तो वो आपका कैपिटल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, और उससे जितना भी इनकम आपको होगा, प्रॉफिट होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहना चाहिए 3 साल मैंने कहा है, लेकिन यहाँ पे लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के बारे में बात कहा गया है। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बहुत सारी जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ होती हैं उनके कंडीशन में 2 साल तक ही रहता है, ठीक है, ये रूल है इनकम टैक्स का लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को लेकर, ठीक है, तो ये आपका होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत लाभ को कितने प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब कैपिटल गेंस को हम कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कैपिटल गेन 2 तरीके में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। जैसे मान लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, जैसे यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और इस बिल्डिंग को मैंने 2 बिल्डिंग खरीदी, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी जिसको मैंने 2 साल के अंदर ही मैंने बेच दिया, ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस है। और जिसको मैं 3 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल 5 साल जब भी मैं बेच रहा हूँ, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हमारा होगा, ठीक है। देखिए कोई भी संपत्ति अगर आप 3 साल तक होल्ड करके अपने पास रखे रहते हैं
तो वो आपका 3 साल के तक, और 3 साल के अंदर ही अगर आप उसे बेच देते हैं, उससे जितनी भी प्रॉफिट आपको होती है वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होती है। और 3 साल के बाद अगर आप उसे बेचते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होगा। ठीक है, ये इनकम टैक्स 1961 का रूल है और सेक्शन 45 में ये मेंशन किया गया है, बताया गया है एसेट्स के बारे में। ठीक है, कैपिटल एसेट्स के बारे में। तो पूंजीगत परिसंपत्तियाँ 2 प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 2 तरीके से हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट यह है अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। ठीक है, ये क्या होता है, जिनको हम 1 वर्ष या उससे कम समय के लिए रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अलग अलग। देखिए, यह अवधि क्षेत्र अधिकार के आधार पर अलग अलग होता है और नॉर्मली जो आप इनकम टैक्स में आप पढ़ेंगे 3 साल से कम समय के अंदर। ठीक है, बाकी 1 साल 2 साल अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग है, लेकिन नॉर्मली अगर आप इनकम टैक्स कैपिटल गेंस अगर आप पढ़ेंगे तो 3 साल के अंदर अगर आपने किसी भी एसेट्स को बेच दिया और बेचने के बाद अगर आपको उससे जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होगा, और 3 साल से अधिक समय के बाद अगर आप बेचते हैं तो उससे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होगा। ठीक है, एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। चलिए, कैपिटल गेंस अराइज ऑन, कैपिटल गेंस आपका कहाँ पर अराइज होता है, तो जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, अपने कैपिटल एसेट्स को बेचते हैं और बेचने पे जो प्रॉफिट होता है वहाँ पे हमें कैपिटल गेंस होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र करने पे, जैसे आपकी ज़मीन है और ज़मीन को जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे ए के नाम, ए को ट्रांसफ़र करना है और जैसे ही इसके नाम पे आपने रजिस्ट्री कराया तुरंत आपका कैपिटल मतलब प्रॉफिट तो होगा ही भाई, घाटे में तो आप बेचेंगे नहीं। 10 लाख की ज़मीन है, 20 लाख में अगर आप बेच रहे हैं तो 10 लाख आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका कैपिटल गेन्स है। तो जब आप किसी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे तभी आपका कैपिटल गेन होगा। कैपिटल गेन मतलब पूंजी लाभ। पूंजी लाभ आपको कब होगा, जब आप उसे बेचेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप पूंजी संपत्तियों का हस्तांतरण करेंगे तभी आपको क्या होगा, कैपिटल गेन आपको होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे यह धारा हस्तांतरण की पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण को परिभाषित करती है। जैसे आपका जो कैपिटल एसेट्स है, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, उसका आप विनिमय कर रहे हैं मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं, या सेक्रीफाइस कर रहा है, या उसका एक्सटिंग्विश ऑफ द कैपिटल एसेट्स, या उनमें से किसी अधिकार की समाप्ति या कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण शामिल है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र में चाहे आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी को दे ही दे रहे हैं, ठीक है, त्याग कर दे रहे हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स आपको होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स, कौन सा इसमें से कैपिटल एसेट्स नहीं है आपका। तो गुडविल आपका बिजनेस, भाई आपके नाम से बिजनेस चल रहा है, जैसे खान सर हैं उन्हीं के नाम से बिजनेस उनका कोचिंग उनके नाम से चल रहा है, तो इनकम उनको जनरेट करा के दे रहा है, तो वो उनका कैपिटल एसेट्स है। समझ में आया। ज्वेलरी, आज आपने 5 लाख की ज्वेलरी खरीदी, 2 साल 3 साल बाद बेचेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको देगा, कैपिटल एसेट्स है। अगर ज्वेलरी आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब बेचने के पर्पज़ से नहीं, सिर्फ पर्सनल अपने निजी के लिए, तो वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं होगा। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप अपने बिजनेस में, व्यवसाय में इसे यूज़ कर रहे हैं स्टॉक को, तो ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप बेच रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली, जैसे दिल्ली एक शहरी एरिया है, अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ में अगर आपकी कृषि भूमि है तो आपका कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, पूंजी संपत्ति आपकी मानी जाएगी। पूंजी संपत्ति मतलब जिनको बेचकर आप नियर फ्यूचर में पैसे अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। कैपिटल एसेट्स जिसको आपने इस मोटिव से रख रखा है कि आप इन्हें नियर फ्यूचर में बेचेंगे और एक मुफ्त अमाउंट आपको मिलेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, कौन सा आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो आपका स्टॉक इन ट्रेड आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है आपका। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इसको डिटेल में भी देख लीजिए। जैसे किसी व्यवसाय की सद्भावना आमतौर पर पूंजीगत परिसंपत्ति मानी जाती है, लेकिन व्यवसाय के अमूर्त संपत्ति, ये थोड़ा हिंदी का लैंग्वेज जो है वो काफ़ी इसमें रहता है। जैसे गुडविल जो है आपका, वो कंसीडर किया जाता है कैपिटल एसेट्स। क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इनटेंजिबल वैल्यू एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इंटेंजिबल एसेट्स है जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हमारे एसेट्स होते हैं। और इसको हम सोल्ड भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। भाई गुडविल को हम सोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत फेमस हूँ, मैं अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है उसको मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, अपने नाम पे, अपने गुडविल पे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
बहुत सारे एजुकेटर्स को आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिनकी गुडविल काफ़ी अच्छी रहती है, वो यूट्यूब चैनल पूरे बिक जाते हैं करोड़ों में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं या ज्वेलरी देखिए, ज्वेलरी इज़ कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट्स बिकॉज इट इज़ अ पर्सनल पोजेसन। ये पर्सनल पोजेसन है, मतलब हम निजी मैं अपने पास यूज़ कर रहा हूँ अपनी निजी संपत्ति के लिए, लेकिन मैं इसे जब सोल्ड करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और सेल करने पे जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल गेंस होगा, इसलिए हमारा कैपिटल एसेट्स है। और दिल्ली में मतलब अर्बन एरियाज़ में, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, अर्बन एरियाज़ में अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग उसे कैपिटल एसेट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, स्थानीय कानूनों के तहत विशेष रूप से इसे बाहर रखा गया है। जैसा गाँव में अगर आपकी ज़मीन रहती है एग्रीकल्चर लैंड, तो उसे हम कैपिटल एसेट्स नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन कृषि भूमि से अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो उससे जितना भी आपको लाभ होगा तो वो आपका पूंजीगत लाभ होगा, कैपिटल एसेट्स आपका माना जाएगा। समझ में आया। और स्टॉक इन ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसे हमने बिक्री के लिए रखा है, बेचने के लिए रखा है, मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ मोटिव है इसे बेच के हटाना और इनकम जनरेट करना, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखा है, हमने सिर्फ और सिर्फ उसे बेचने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, अपना डेली बेसिस पे लाइफ अपना चलाने के लिए। भाई बिजनेस में रखा है, बेचेंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है, मतलब नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। जितना पैसा आ रहा है अपनी बच्चों की शिक्षा में लगा रहा हूँ, ठीक है, घर के डेली बेसिस खर्चों को पूरा कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। इसे निवेश या व्यक्तिगत उपयोग के लिए हमने नहीं रखा है, इसे हमने बेचने के लिए रखा है, इसीलिए ये व्यापार के उद्देश्य से हमने रखा है, तो इसलिए ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। समझ में आया आपको, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हमने निवेश करने के लिए रखा है या अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर मैंने रखा है, या निवेश के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि नियर फ्यूचर में मैं बेचूंगा, अच्छा प्रॉफिट कमाऊंगा, वो सभी हमारे कैपिटल एसेट्स हमारे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि पिछले वर्ष डी ने, एक व्यक्ति है डी, जिसने लखनऊ में एक ज़मीन बेचकर उसने 50,000 का मुनाफा कमाया। मैंने बोला था ना, ज़मीन लैंड वैंड आप आज खरीद लीजिए, 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, नियर फ्यूचर में 2 साल 3 साल बाद बेचेंगे तो उसका 2 गुना भी आपको मतलब प्रॉफिट हो सकता है, 3 गुना भी मिल सकता है, कोई कंफर्म नहीं, ऐसा कोई भी मतलब है ही नहीं, मतलब आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ज़मीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, ज़मीन की वैल्यू कभी डाउन नहीं होती है, समझ में आया, बढ़ती चली जा रही है। तो डी ने लखनऊ में एक ज़मीन बेचकर 50,000 का उन्होंने मुनाफा कमाया। ये इनका क्या है, ये उनका कैपिटल गेंस है, ठीक है। और जिस पर उन्होंने सब्जियां उगा रखी थी, और 30/8/2008 को इन्होंने ख़रीदा था और अब इन्होंने बेचा हुआ है। तो इससे जितनी भी इनकी प्रॉफिट हो रही है, जितना भी इनको कैपिटल गेन हो रहा है, वो किस प्रकार टैक्सेबल होगा, किस साइड में टैक्सेबल होगा, मतलब ये कैसा लाभ है इनका। सबसे पहले कैसा लाभ है इनका, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ है या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पूंजीगत लाभ है, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ है, या टैक्सेबल ही नहीं है, कृषि भूमि की इनकम मानी जा रही है, या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है, बिजनेस पर्पज से इन्होंने, बिजनेस का लाभ है ये। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है कि ज़मीन बेच के 50,000 का मुनाफा कराया, और जिन पे ये क्या उगा रहे थे, सब्जियाँ उगा रहे थे, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये सब्जी बेचने का काम करते हैं, सब्जियाँ उगा रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो जितनी भी इनकम होगी ये इनकी क्या होगी, कैपिटल गेंस, इनमें कैपिटल गेंस होगी, ठीक है। और कौन सा कैपिटल गेंस होगा, क्योंकि 2008 में इन्होंने ख़रीदा है, मान लेते हैं अब ये अगर बेच रहे हैं तो लगभग आपसे कितना हो गया, 14 2 16 17 साल हो गया, 16-17 साल बाद बेच रहे हैं, तो जितना भी फ़ायदा इन्हें होगा ये दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ होगा, क्योंकि लैंड कैपिटल एसेट्स होता ही है, उससे जितना प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेंस होता है, तो ये इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होगा। समझ में आया आपको, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म ने एक आवासीय घर बेचा, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म ने एक रेसिडेंशियल हाउस को सोल्ड किया। अब कह रहा है किस धारा के तहत दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर छूट मिल सकता है, किस सेक्शन के तहत, ठीक है, किस सेक्शन के तहत पूरी तरीके से क्या मिल सकता है, एग्जम्पशन मिल सकता है, ठीक है। जितना भी हमें फ़ायदा हुआ है उस पर हमें क्या मिल सकता है, एग्जम्प्ट, वो इनकम हमारी एग्जम्प्ट हो सकती है, ठीक है। समझ में आया, जितना भी हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अर्न किया है वो एग्जम्प्ट हो सकता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। तो किस सेक्शन के थ्रू, तो सेक्शन सेक्शन EC के थ्रू, ठीक है। तो देखिए कैपिटल गेन्स जब आप पढ़ेंगे तो बहुत तरीके के डिडक्शन आपको मिलते हैं, बहुत तरीके की छूट आपको मिलती है, ठीक है, और बहुत तरीके के एग्जम्प्टेड इनकम होती है,
पूरी तरीके से एग्जम्प्टेड होती है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ऐसे ही सेक्शन ईसी है आपका, ठीक है, सेक्शन ईसी। सेक्शन ईसी में क्या है कि जितना भी आपने अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने बेची है, ठीक है, आपने अपना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने क्या किया, सोल्ड किया। मान लेते हैं 10 लाख का आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने इसे 30 लाख में बेच दिया, 20 लाख का फ़ायदा हुआ। तो सिंपल सी बात है भाई, आपने बेचा तो ये तो सरकार के निगाह में रहेगा, अरे भैया ये तो बेचा गया है और 20 लाख इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, तो जाहिर सी बात है टैक्स तो लगना ही चाहिए और गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। लेकिन यहाँ पे सेक्शन ईसी ये कहता है कि आपको डिडक्शन मिल जाएगा। गवर्नमेंट कहती है, जैसे आप भी कहोगे कि गवर्नमेंट से कि मुझे डिडक्शन चाहिए और छूट चाहिए, तो इनकम टैक्स के कैपिटल गेंस में सेक्शन ईसी का फ़ायदा उठाकर आप डिडक्शन ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं, कटौती ले सकते हैं, ठीक है। तो ईसी है क्या, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपका है, जैसे आपका रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप रह रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा या 5 साल, 6 साल, 10 साल, काफ़ी समय से रह रहे हैं और उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप बेचते हैं, तो जितना भी आपको गेंस होता है, जितना भी आपको प्रॉपर्टी पे फ़ायदा होता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन सेक्शन ईसी के तहत आपको छूट मिलेगा। लेकिन वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपको 2 साल के अंदर जितना भी प्रॉफिट आपको हुआ है, उस प्रॉफिट से जितना भी एक्स्ट्रा इनकम आपने कमाया है, जैसे 10 लाख की जगह आपने 30 लाख में बेचा है, तो ये 20 लाख रुपए तुरंत आपको इन्वेस्ट करना होगा। कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना होगा, आपको किसी पूंजीगत लाभ को हस्तांतरण 6 महीने के भीतर इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मतलब क्या, आपको किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। जैसे आपका नेशनल हाईवे का जो आपका एक बॉन्ड्स रहता है, सरकारी बॉन्ड रहता है, वो उसमें बहुत तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। LIC के बॉन्ड में भी अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो उसमें भी आपको पूरी तरीके से जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है वो पूरी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन ईसी का फ़ायदा आप ले सकते हैं। आगे अगर हम बात कर लें, सेक्शन 24, 54, 54D, 54F, ये सब क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे सेक्शन 54 है कि अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की अगर आप बेच रहे हैं और उससे जितना भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होता है, ठीक है, उसको में आपको छूट मिलता है। अगर आपने जितना भी बिक्री से प्राप्त, जितना भी आपको मतलब 10 लाख की जगह आपने कितने में बेचा है, 30 लाख में बेचा है और 20 लाख आपको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो बिक्री से प्राप्त जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, इस 20 लाख से एक नई प्रॉपर्टी आपको ख़रीदनी है। आपको 2 साल या 3 साल का समय मिलेगा, आपको एक नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, या अगर आपने कोई प्रॉपर्टी पहले से ख़रीद रखी है अपने नाम पर तो उसका कंस्ट्रक्शन आपको कराना है। कंस्ट्रक्शन मतलब उसे बनवाना है घर को, इसी पैसे से, ठीक है, इसी पैसे से। तभी आपका ये जो 20 लाख है, ठीक है, ये दिखाना होगा सरकार को, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, एग्जेम्प्टेड मिलेगा। धारा 54F के तहत आपको छूट मिलेगा कैपिटल गेंस में, ओके। और 54D की अगर हम बात करें, 54D की, अगर आपका कोई मान लेते हैं फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोड पास कर रही है, और वो फैक्ट्री आपके गवर्नमेंट रोड पास कर रही है, हाईवे पास कर रही है, और हाईवे में वो आ जाता है, हाईवे के एरियाज़ में गवर्नमेंट कहती है ये फैक्ट्री तोड़वाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब आपकी फैक्ट्री तोड़ेगी तो आपको कंपनसेशन देगी कि नहीं देगी, क्षतिपूर्ति देगी, आपको अच्छे मुँह मांगा दाम आपको क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट देगी, कंपनसेशन देगी। और जैसे ही कंपनसेशन आपको मिलेगा, ये माना जाएगा कि ये आपका कैपिटल गेंस है। भाई बात तो एक ही हुआ, आपकी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट चाहे आपको कंपनसेशन दे रही है या ख़रीद रही है, बात एक ही है, ठीक है। आपको जो भी मतलब कैपिटल गेंस तो हो ही रहा है और वो टैक्सेबल होगा। लेकिन 54D के तहत आप इसका भी डिडक्शन ले सकते हैं, एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई भी ज़मीन देख लेना है और वहाँ पर आपको फिर से अपनी फैक्ट्री वगैरह खड़ी करनी है, इसी पैसे से जो भी आपको मिला है, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट आपको हुआ है उसी पैसे से, ठीक है। तभी आपको सेक्शन 54D का एग्जम्पशन आपको मिलेगा, ठीक है। छूट का फ़ायदा 2 करोड़ रुपए से कम है तभी आपको मिलेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर पूंजीगत लाभ कर लगेगा, ठीक है। किस तरह की यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल गेन टैक्स किस पर पूरी तरीके से लगेगा।
तो स्पेशल बियरर बॉन्ड्स होते हैं, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है आपका, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। गोल्ड बॉन्ड पे भी नहीं लगता है। स्टॉक अभी मैंने बताया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज़ करते हैं तो बिजनेस की इनकम ये मानी जाएगी। अगर आप बेचे उचेंगे तो कैपिटल गेन्स के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये तीनों आपके कैपिटल गेन टैक्स इन सब पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स पे नहीं लगेगा, ओके, गवर्नमेंट ने कह रखा है। और जितने भी स्टूडेंट हैं मैंने उनको क्लास में पढ़ाया हुआ है कौन कौन सी चीज़ें जो आपकी कैपिटल गेन्स के हेड में नहीं आती हैं। जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल गेन्स के हेड में नहीं आती हैं आपकी, ठीक है। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स हो गए, गोल्ड बॉन्ड आपका हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। स्टॉक इन ट्रेड हो गया, ये भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू फर्नीचर, मतलब हम अपने पर्सनल यूज के लिए जो फर्नीचर यूज कर रहे थे उसको मैंने बेच दिया, और बेचने से जो भी हमारी इनकम हुई क्या वो टैक्सेबल होगा? तो देखिए वो कैपिटल गेन्स के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो छूट हमें मिलेगा, कोई भी टैक्स मतलब जितने में मैंने बेचा, मेरा फर्नीचर है 1 लाख का, मैंने 2 लाख में बेच दिया, अब ये कैपिटल गेन्स के हेड में आ ही नहीं रहा है, तो हमें तो छूट तो मिलेगा ही, छूट प्राप्त आय हमारी होती है, ठीक है। घरेलू फर्नीचर है हमारा, ओके, हाउस होल्ड फर्नीचर है। तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर आयकर की दर क्या है? मतलब इनकम टैक्स रेट क्या है आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर? तो इस समय जो चल रहा है वो 20% चल रहा है। 20% के टैक्स रेट, 20% का टैक्स रेट लगेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर। तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले 10% था किसी विशेष परिस्थिति में। जैसे देखिए अगर आपकी दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति है उसको बेचने से जितना भी आपको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उस पर 20% के दर से पूरी तरीके से टैक्स लगेगा, ठीक है। जितना भी प्रॉफिट आपको होगा, 10 लाख की जगह 30 लाख में कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, 20 लाख का फ़ायदा हो रहा है, तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में करदाता को 10% ही टैक्स लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयरों के मामले में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ तब होगा जब करदाता अपने पास निम्न अवधि तक रखेगा। भाई देखिए यहाँ पे फिर आ गया, अगर आपका शेयर है, शेयर में किसी भी स्टॉक कंपनी में अगर आपने किसी भी कंपनी में अगर आपने शेयर खरीदा हुआ है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपके शेयर हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कन्वर्ट कब होगा? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आपका किस कंडीशन में होगा? अगर आपने उस शेयर को होल्ड करके रखा है कितना, 12 महीने से अधिक। शेयर के मामले में 12 महीने से अधिक, 1 साल से अधिक होना चाहिए, ठीक है। फिर बेचेंगे जब आप शेयर, तो उससे जितना भी फायदा होगा वो आपका क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा, मतलब दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ होगा, ठीक है। जैसे आपका जो इक्विटी शेयर्स है, दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ माना जाएगा अगर आपने 12 महीने से अधिक, कम से कम 12 महीने तक अगर आपने अपने पास होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो उससे जितना भी लाभ होगा वो आपका दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ आपका माना जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि निम्नलिखित आय में आएगी। भाई आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और आपने अपने एग्रीकल्चर लैंड को आपने बेच दिया, ठीक है, और जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर इनकम हमारा पूरी तरीके से निल रहता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उससे जितनी भी राशि आपको मिलेगी वो किस साइड में टैक्सेबल होगी? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ना ही वो आपका कैपिटल गेन होगा, ना ही वो आपका एग्रीकल्चर इनकम होगा, ना ही वो आपके बिजनेस की इनकम है। जैसे कोई भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप बेच रहे हैं, तो ना ही वो आपका बिजनेस का इनकम होगा, ना ही एग्रीकल्चर इनकम है, ना ही वो आपका कैपिटल गेन्स की इनकम है, ठीक है। तो वो है क्या? तो यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे आपकी कृषि भूमि है, अगर आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं या उसको बेचते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली जो रकम है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। या कृषि भूमि को बेचने पर होने वाला जो लाभ होता है वो आपका पूंजी लाभ होता है, ठीक है, लेकिन कृषि आय नहीं माना जाएगा, ठीक है, कृषि आय आपका नहीं माना जाएगा, ओके। या तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के कारण करदाता को परिसंपत्ति निम्न में से अवधि तक अपने पास रखना होगा। तो मैंने वही बताया कि कैपिटल एसेट्स को अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कब होंगे? जब उनको आपने 36 महीने मतलब 3 साल से अधिक समय तक अपने पास रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड देन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द डज नॉट द कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र, इनमें से किसे हम ट्रांसफ़र के हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता है, हस्तांतरण की श्रेणी में। तो उपहार, भाई गिफ्ट आपको मिलता है उसका वो ट्रांसफ़र थोड़ी ना कहा जाता है, वो लोग अपने मन से देते हैं आपको, ठीक है। कोई भी अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो आपको दे रहा है, ठीक है, गिफ्ट आपको दे रहा है, वो किसी
उससे आप गिफ्ट के बदले में आपसे कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं ले रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपसे पैसे ले ही नहीं रहा है। जैसे आपका बर्थडे आपको गिफ्ट मिला तो आप बदले में उससे कुछ पैसा वगैरह देते हैं, नहीं देते हैं ना, तो ये ट्रांसफ़र के कंडीशन में नहीं आएगा। वसीयत विल, जैसे आप अपनी इच्छा से अगर अपने बेटे से, आप हैं, आपके 3 बच्चे हैं, आपने अपनी इच्छा से अपने बच्चों को वसीयत अपनी दे दी, अपनी इच्छा से आपने दिया और कोई भी प्रॉफिट उसके बदले में नहीं लिया, तो वो हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आएगा, ट्रांसफ़र की सीरीज़ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों ट्रांसफ़र के कंडीशन में नहीं आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल गेन्स ऑन डेप्रिसिएशन एसेट्स विल ऑलवेज बी, जैसे ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं आपके जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उसको बेचने से बहुत सारा आपको जो कैपिटल गेन्स होता है वो आपका क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। जैसे आपकी बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग को अगर आप पर ईयर आप उस पर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हाँ बिल्डिंग अभी एक एग्जांपल अभी मैं बात करता हूँ, बिल्डिंग है आपका, उस पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हैं। अब उसको अगर आप सेल करते हैं और जाहिर सी बात है कि डेप्रिसिएशन आप पर ईयर चार्ज करेंगे, ठीक है, पर ईयर चार्ज करेंगे, तो बिल्डिंग को बेचने से जितनी भी इनकम होगी वो हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के हेड में। तो देखिए मूल्यह्रास युक्त परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर जो हमारा कैपिटल गेन होता है या कैपिटल लॉस होता है वो हमारा ऑलवेज हमारा क्या होता है, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होता है या पूंजीगत हानि होती है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन पर ईयर अपनी बिल्डिंग पे चार्ज करेंगे। समझ में आया, पर ईयर हम उस पर चार्ज करेंगे। ओके या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट अ कैपिटल एसेट्स, इनमें से कौन सा पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड है हमारा गांव में, तो ये हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। सही बात है, ये नहीं है भाई, मैंने अभी आपसे बताया गांव में अगर आपकी ज़मीन है वो आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। गुडविल आपके बिजनेस का कैपिटल एसेट्स है। कार आप बिजनेस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आपका कार जो आप बिजनेस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं भाई कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, लेकिन इसको बेचने से जो इनकम होगी वो आपकी कैपिटल गेन नहीं होगी क्योंकि आप बिजनेस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हैं। ज्वेलरी आपका कैपिटल एसेट्स है, लेकिन जो आपका ज़मीन है गांव में ये आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है, ठीक है, तो ये आपका नहीं है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि नॉट अ कैपिटल एसेट्स, इनमें से कौन सा आपका कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो स्टॉक जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिजनेस के पर्पज़ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आज ना कल मैं इसे बेचूंगा, इनकम जनरेट करूँगा, तो हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। हमारा जो हाउस होल्ड फर्नीचर है, हमारा घर का जो फर्नीचर है, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। कार जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ये भी हमारा कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज कैपिटल एसेट मतलब जिसको बेचने पे 2 साल 3 साल 4 साल हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो, ठीक है, हमने निवेश कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, ये सभी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है, मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और स्टॉक में इन्वेस्ट मैंने नहीं किया है, मैं अपना बिजनेस चलाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ओके, टू फाइंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इंडेक्स कॉस्ट से फाइंड करते हैं, ठीक है, इंडेक्स कॉस्ट से हम फाइंड करते हैं, तो सूचकांक लागत से हम फाइंड करते हैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। ओके, थर्ड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं डेली बेसिस पे आप अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी कैसी लगी क्लास, समझ में आया आपको, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन कर लीजिए, बैच की सारी क्लासेस एक्टिव हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको क्लास लेक्चर नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी करते रहिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट्स था आज की क्लास में, एंजॉय कीजिए, अच्छे से क्लास को वॉच कीजिए। नोट्स इसका आपको मिल जाएगा, जिसको नोट्स चाहिए वो दिए गए नंबर पे मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आपको नोट्स इसका मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, टेक केयर एंड गुड बाय।